यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दिसंबर 2015 का पेपर 2 हिंदी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट अवधी। अवधी बोली का बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है 2, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत। प्रश्न 3, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का छंद है दोहा या दूहा। अगला प्रश्न है 4, दोस्तों यहाँ पंक्ति है, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों रीड करते हैं। संदेशौ सविथरौ हऊँ कहणौ असमथ भर्ण पिए इकत्ती बलियई बेवी समाणा हत। फिर से सुन लीजिए। संदेशौ सविथरौ हऊँ कहणौ असमथ भर्ण पिए इकत्ती बलियई बेवी समाणा हत। तो उपर्युक्त दोहा किसका है? दोस्तों अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कहिए, अध्यमान कहिए या अब्दुल रहमान कहिए, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। दोस्तों पंक्ति आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5 है हमारा, जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड गुरु नानक। गुरु नानक की पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने। तो ये पंक्ति गुरु नानक की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ ध्रुवदास। ध्रुवदास अष्टछाप का कवि नहीं है। प्रश्न 7 है हमारा, पंक्ति है दोस्तों, तुम नीके दुही जानत गैया चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। फिर से सुन लीजिए। तुम नीके दुही जानत गैया चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों कुंभन दास। कुंभन दास की पंक्तियां हैं, तुम नीके दुही जानत गैया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? हनुम चरित्र का रचयिता ऑप्शन फोर्थ राममल पांडे। राममल पांडे की रचना है हनुम चरित्र। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर है। प्रश्न 9, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ है। ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न दोस्तों, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड ठाकुर की पंक्तियां हैं। कौन सी? फिर से सुन लीजिए। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। तो ये पंक्तियां दोस्तों ठाकुर की हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। बाकी इनके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और अंत में बालकृष्ण भट्ट, ये सभी भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 12वां दोस्तों, कंटेंट थोड़ा छोटा है पर कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है,
प्रश्न 12 है, रस कलश किसकी रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश। प्रश्न 13 दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? तो दोस्तों पंक्तियां पढ़ रही हूं मैं, ध्यान से सुनिए। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। तो दोस्तों ये पंक्ति ऑप्शन थर्ड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति, क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान दीजिए। आज मैं अकेला हूँ, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट त्रिलोचन। त्रिलोचन की काव्य पंक्तियाँ हैं, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां प्रश्न। ठीक है, स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। 16वां प्रश्न, मैं पेन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं इसी वजह से। जहाँ पर लगेगा कि इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं वहाँ पर पेन का इस्तेमाल भी करूँगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्क्रीन पर अपनी। प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, ठेस। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ठेस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 दोस्तों, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की I.A. रिचर्ड्स की कृति नहीं है। बाकी जो कृति हैं वो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सेकंड है द फिलोसॉफी ऑफ रेट्रिक एंड लास्ट है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। ठीक है, ये I.A. रिचर्ड्स की पुस्तकें हैं। बाकी जो नहीं है वो है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, कल्चर एंड अनार्की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21। तो दोस्तों 21वां प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, सबसे पहले जो कृति है वो है दोहा कोश। दोहा कोश, फिर है देवसेन की श्रवकाचार, फिर है संदेश राशक अब्दुल रहमान और अंत में है कीर्ति लता। कीर्ति लता यानी विद्यापति की रचना। तो दोस्तों ये
कृतियों का सही अनुक्रम है रचना काल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 22वां प्रश्न है दोस्तों, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। सबसे पहले हैं कुतुबन, फिर उस्मान, फिर कासिम शाह और अंत में नूर मोहम्मद। फिर से सुन लीजिए, कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये कवियों का सही अनुक्रम है दोस्तों रचना काल के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट ललित ललाम, ललित ललाम के बाद है भाव विलास और फिर श्रृंगार निर्णय और अंत में जगत विनोद। तो दोस्तों ये काव्य कृतियों का सही क्रम है रचना काल के अनुसार। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न दोस्तों, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है। देखिए ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हैं भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा और उनके बाद हैं जैनेन्द्र, फिर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और अंत में है अमृतलाल नागर। तो सबसे पहले जिनका जन्म हुआ वो थे भगवती चरण वर्मा, फिर जैनेन्द्र, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और अंत में अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन। फिर से सुन लीजिए, इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 26। तो दोस्तों 26वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है दोस्तों। सबसे पहले है आजकल, फिर है सारिका, फिर है समकालीन भारतीय साहित्य और अंत में नया ज्ञानोदय। फिर से देख लीजिए पत्रिकाओं का सही अनुक्रम, सबसे पहले आजकल, फिर सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य और अंत में ज्ञानोदय, ये पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 27 है दोस्तों, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। सबसे पहला भीष्म साहनी का जो नाटक है वो है हानूस, फिर है माधवी, फिर मुआवजे और अंत में आलमगीर। हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 28 है दोस्तों हमारा, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड, सबसे पहले देखते हैं बिना दीवारों का घर, फिर है ठहरा हुआ पानी, फिर है जो राम रची राखा और अंत में है नेपथ्य राग। फिर से देख लीजिए, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रची राखा, नेपथ्य राग, ये सभी नाटक हैं और किसके हैं? महिला नाटककारों के, और प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 29 है दोस्तों हमारा, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है इसका। रचना देखते हैं, संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, फिर है साहित्यालोचन, फिर है संस्कृति के 4 अध्याय और अंत में मध्यकालीन बोध का स्वरूप। फिर से सुन लीजिए, संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय और अंत में मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सभी प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 30वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों रचना काल के आधार पर ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। सबसे पहले है काव्यादर्श, फिर है ध्वन्यालोक, फिर है काव्य मीमांसा
और फिर है साहित्य दर्पण। फिर से सुन लीजिए, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। ये सभी रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथ हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 31वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सूची 1 और सूची 2, यानी कि यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं सूची 1 में और सूची 2 में दिए गए हैं रचनाकारों के नाम। तो चलिए मिलाते हैं कौन सी किसकी रचना है। ठीक है, तो 31वां प्रश्न, इसका उत्तर 2 होगा ऑप्शन में। मैं अभी आपको कराने के बाद सॉल्व कराने के बाद फिर दिखाती हूँ आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मिला लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका दोस्तों, ये कृति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। फिर है हमारा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, अगली कृति है हमारी ऑप्शन सी, उत्तरी भारत की संत परंपरा। तो दोस्तों उत्तरी भारत की संत परंपरा ये पुस्तक है परशुराम चतुर्वेदी की। ठीक है, अगला ऑप्शन है डी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो दोस्तों ये कृति है बच्चन सिंह की, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब मैं आपको इसका सही उत्तर भी दिखा देती हूँ, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये देख लीजिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है, बाकी मिलान मैंने कर ही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ संप्रदाय दिए गए हैं और कुछ उनके प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। चलिए अब हम करते हैं मिलान। ठीक है, इस आपकी स्क्रीन पर है, आप उत्तर देख लीजिए। बाकी चलते हैं अब मिलान पे। 32वें प्रश्न का सबसे पहला ऑप्शन है ए, श्री संप्रदाय। तो दोस्तों श्री संप्रदाय किसका था ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट, श्री संप्रदाय था रामानुज आचार्य का। ठीक है, अगला है रुद्र संप्रदाय। तो दोस्तों रुद्र संप्रदाय किसका था, ये था विष्णु स्वामी का, विष्णु स्वामी। फिर है सनकादि संप्रदाय। तो ये किसका था दोस्तों, सनकादि संप्रदाय था हमारे निम्बार्क आचार्य का। ठीक है, फिर है डी ऑप्शन, राधा वल्लभी संप्रदाय। तो दोस्तों राधा वल्लभी संप्रदाय किस के प्रवर्तक कौन थे, तो इनके प्रवर्तक थे श्री हित जी। ठीक है, श्री हित जी। तो इस तरह से हमारा उत्तर सही हुआ। बाकी आप मेरे 1 लाइनर क्वेश्चंस के वीडियोस भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 33 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों इस यहाँ पर कुछ रचनाकार हैं और फिर उनकी रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है 4th, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बाकी अब हम चलते हैं अपने मिलान पर। ठीक है, अब हम आंसर के अकॉर्डिंग मिलान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 33वें का मिलान करते हैं। ऑप्शन ए हमारे हैं सबसे पहले चिंतामणि। तो चिंतामणि की रचना कौन सी है, तो दोस्तों चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। ठीक है, अगले हैं मतीराम। ठीक है, तो मतीराम की रचना कौन सी है दोस्तों, मतीराम की रचना है रस राज। ठीक है, रस राज ये वाली। ठीक है, फिर है भूषण। तो भूषण की कौन सी रचना है दोस्तों, भूषण की रचना है शिव बावनी। ठीक है, फिर आते हैं अंत में रसलीन। रसलीन की कौन सी रचना है दोस्तों, तो रसलीन की रचना है हमारी फर्स्ट, यानी कि अंग दर्पण। अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में दिए गए हैं उनके कुछ रचनाकार। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, आपके सामने है स्क्रीन पर। अब उसी के अकॉर्डिंग हम उत्तर मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि हमारा है कुमारपाल प्रतिबोध।
तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है हमारे सोमप्रभ सूरी की रचना। ठीक है, सोमप्रभ सूरी याद रखिए। फिर है ऑप्शन बी प्रबंध चिंतामणि, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि रचना है जैन आचार्य मेरु तुंग की रचना, जैन आचार्य मेरु तुंग। ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन सी कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित किसकी रचना है? तो दोस्तों कुमारपाल चरित है हेमचंद्र की रचना। अगला है ऑप्शन डी हमीर रासो, तो दोस्तों हमीर रासो किसकी रचना है ये बताना है। तो सांगधर, सांगधर की रचना है हमीर रासो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 35 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संपादक हैं और दूसरे सूची में है उनकी कुछ पत्रिकाएं। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आपका आंसर है, अब इस आंसर के अकॉर्डिंग हम उत्तर मिलाएंगे। ठीक है, तो 35वां प्रश्न ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी है? तो इनकी पत्रिका है कवि वचन सुधा। ठीक है, अगले हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद की कौन सी रचना है दोस्तों, कौन सी पत्रिका है दोस्तों? इनकी है हंस, हंस पत्रिका। ठीक है, हंस पत्रिका याद रखिए। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन, इनकी पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों सरस्वती, सरस्वती पत्रिका थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका। अगला है डी, डी ऑप्शन यानी कि अज्ञे, अज्ञे की पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों प्रतीक, प्रतीक अज्ञे की पत्रिका का नाम है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 36 है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब उत्तर के अनुसार हम अपने मिलान करेंगे। ठीक है, ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ। चलिए प्रश्न 36 दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कुछ ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए काव्य और कला तथा अन्य निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों ये ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, प्रसाद का ग्रंथ है। अगला है शेष स्मृतियाँ, तो शेष स्मृतियाँ किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों ये है रघुवीर सिंह का। ठीक है, अगला है सी मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन फोर्थ राहुल सांकृत्यायन। डी श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों ये ग्रंथ है महादेवी वर्मा का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 37 है दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पे सूची सेकंड में कवि दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, आपकी स्क्रीन पर है, आप उत्तर देख लीजिए और फिर अब हम चलते हैं मिलान पर। तो सबसे पहले जो हमारी पंक्ति है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दोस्तों पंक्ति है कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है निराला की। ठीक है, अगला है ऑप्शन सी मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। बेहद सुंदर पंक्ति दोस्तों। ठीक है, और मेरी भी पसंदीदा पंक्तियों में से एक है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है अज्ञे की। ठीक है, अज्ञे की पंक्ति है। अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। फिर से सुन लीजिए, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो ये पंक्ति
किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। ठीक है, मुक्ति बोध की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ कुछ पात्र दिए गए हैं और उनके नाटक दिए गए हैं, हमें इनका मिलान करना है। तो आपकी स्क्रीन पर आंसर है ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। चलिए हम मिलान करते हैं। सबसे पहले है पर्णदत्त। पर्णदत्त, ठीक है, तो इनका नाटक कौन सा है? तो दोस्तों इनका नाटक है पर्णदत्त का स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त। ये पर्णदत्त क्या है? मैंने गलत बता दिया दोस्तों, माफी चाहती हूँ, ध्यान से फिर से देखिए। पर्णदत्त जो है पात्र हैं, ठीक है, कौन से नाटक के? स्कंद गुप्त के। अगले हैं हमारे हेरूप। हेरूप पात्र हैं किसके? कलंकी के। हेरूप पात्र हैं कलंकी के। ठीक है, अगले हैं हमारे ओक्काक। ओक्काक इनका ये किस नाटक के पात्र हैं? तो दोस्तों ये हैं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ओक्काक इसके क्या हैं? पात्र हैं। अगले हैं गालव। तो गालव किसके पात्र हैं? तो ये पात्र हैं दोस्तों किसके? माधवी के। ठीक है, माधवी के पात्र हैं गालव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 39वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जो एकांकी है वो है जोक। किसकी एकांकी है? तो दोस्तों उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके अकॉर्डिंग ये है उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी। कौन सी? जोक। फिर है जोक के बाद शिवाजी का सच्चा रूप। ऑप्शन बी, ये किसकी एकांकी है? तो शिवाजी का सच्चा रूप ये एकांकी है सेठ गोविंद दास की। अगला है ऑप्शन सी, प्रतिभा का विवाह। प्रतिभा का विवाह दोस्तों एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद की। ठीक है, अगला है और अंतिम इस प्रश्न का दोस्तों अगली अंतिम एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें। तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी किसकी है दोस्तों? राम कुमार वर्मा की एकांकी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 40 है दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, आपका उत्तर भी सामने है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले जो रचनाकार हैं, देखिए रचनाएं हैं, मिलान करते हैं। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी कृति कौन सी है? काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, काव्य में अभिव्यंजनावाद किसका है दोस्तों? तो ये है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आगे देखते हैं रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है सोमनाथ की। ठीक है, अगला है रस कलश। रस कलश किसकी रचना है दोस्तों? ये अभी हमने पहले प्रश्न में भी पढ़ा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। फिर है अंत में हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है दोस्तों? तो ऑप्शन फर्स्ट, मिश्र बंधु की रचना है हिंदी नवरत्न। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्थापनाएं हैं और कुछ तर्क दिए गए हैं। तो देखते हैं, विकल्पों के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 41वें प्रश्न की स्थापना। दोस्तों स्थापना है, दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। तो तर्क है दोस्तों, इसीलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व मिला। चयन की आज़ादी को महत्व मिला। तो ऑप्शन थर्ड यानी कि ए गलत है, यानी हमारी स्थापना जो है वो गलत है और तर्क जो है वो हमारा सही है। प्रश्न 42 देखते हैं दोस्तों। स्थापना है, विभाव आदि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। फिर से सुनिए, विभाव आदि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। तर्क है, क्योंकि
रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है, जिसमें ए गलत है और आर भी गलत है, यानी हमारी स्थापना भी गलत है और हमारा तर्क भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 43वां है दोस्तों, स्थापना है। प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। फिर से सुनिए, प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। तर्क है दोस्तों, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कारित्री प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, जिसके अनुसार ए सही है और आर भी सही है, यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 44 दोस्तों। स्थापना है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं, पर इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। ठीक है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं, पर इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क है दोस्तों हमारा, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, जिसमें ए सही है और आर हमारा गलत है, यानी कि हमारी स्थापना जो है वो सही है और जो हमारा आर यानी कि जो तर्क है वो गलत है। ठीक है, प्रश्न 45 है दोस्तों। स्थापना देखिए, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। तर्क है, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। तो ऑप्शन सेकंड के अनुसार ए सही है और आर गलत है, यानी स्थापना जो है वो सही है और तर्क जो है वो हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है पूरा क्वेश्चन, उत्तर भी है, तो ध्यान से देख लीजिए और मैच कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों ध्यान से, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 46 से 50 के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम पढ़ते हैं अवतरण को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करें कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, पर हृदय नहीं मानता। बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है। अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है। आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुभेद्य पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की सुध रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीती बिसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता, भावुकता का भंग, केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा। तो दोस्तों हमारा अवतरण यही समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं हम देखते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अवतरण को दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपने उत्तरों को मिला सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 46 है दोस्तों। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि उत्तर थर्ड है इसका, ऑप्शन थर्ड सही उत्तर है। वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है।
ठीक है, तो अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 47 है दोस्तों, वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है, मतलब इसका क्या भाव है? तो उत्तर सेकंड यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है। हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, इसीलिए वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 48 है दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अशांति किसका परिणाम है? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, अतीत की विस्मृति का परिणाम है अशांति। प्रश्न 49, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। फिर से सुन लीजिए, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? तो दोस्तों जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण अतीत की स्मृति है। अतीत की स्मृति, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रश्न पत्र के हमारे 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।